Hello to all the students. Today we are going to start again 11th class economy and the book name is Indian Economic Development. इसका जो फर्स्ट चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. हमने इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कवर किया था. जो फर्स्ट पार्ट में जितने हमने कंटेंट कवर किया था वो आपका था कंडीशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी बिफोर कॉलोनियल पीरियड, की कंडीशन क्या थी इंडियन इकोनॉमी की कॉलोनियल पीरियड से पहले. एंड आफ्टर दैट हमने डिस्कस किया था एग्रीकल्चर सेक्टर को. एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हमने चीज़ें देखी थी कि किस तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर जो है अफेक्ट हुआ था. तो हमने ये सारी चीज़ें कवर अप की थी. एंड आफ्टर दैट जब हमें इंडिपेंडेंस मिली उस टाइम पे जो इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर बैकवर्डनेस एंड स्टैग्नेशन हुआ था लैंड रिवेन्यू सेटलमेंट की वजह से और कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की वजह से, तो ये सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया था अपने फर्स्ट पार्ट में. अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की. सेकंड पार्ट के अंदर हम इन सारे पार्ट्स को देखेंगे. जो फर्स्ट होगा आपका स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर की इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर किस टाइप के चेंजेस आए, क्या हमारा कॉलोनियल पीरियड से पहले कोई इंडस्ट्रियल सेक्टर था, एंड अगर था तो क्या वो कॉलोनियल पीरियड के बाद कुछ अफेक्टेड हुआ पॉजिटिव वे में नेगेटिव वे में, वो सारी चीज़ें देखेंगे. देन आफ्टर दैट हम फॉरेन ट्रेड को लेके बात करेंगे किस टाइप का फॉरेन ट्रेड रहा, एंड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को लेके बात करेंगे कि क्या ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस आए थे किस टाइम पे कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे या फिर आफ्टर दैट. देन डेमोग्राफिक कंडीशन की हम बात करेंगे. डेमोग्राफिक कंडीशन में हम बेसिकली जो बात करेंगे वो देखेंगे हम लिटरेसी रेट वगैरह किस टाइप का रहा, किस टाइप की हमारी पूरी जो हमारी पूरी जनसंख्या रही है, जो लोग रहे, जो पॉपुलेशन रही है वो किस तरह से डिवाइडेड थी चीज़ों को लेकर कि फीमेल लिटरेसी रेट कैसी रही एंड ओवरऑल कैसी रही, मोर्टेलिटी रेट कैसी रही. तो इन सब चीज़ों को लेकर हम डिस्कस करेंगे डेमोग्राफिक कंडीशन में. एंड देन लास्ट में रहेगा आपका स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कि इंफ्रास्ट्रक्चर में किस टाइप के पॉजिटिव नेगेटिव चेंजेस आए हैं, क्या फ़ायदा हुआ हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू. तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर. तो फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर. अगर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करते हैं तो प्री ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर जो था वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के नाम से जाना जाता था. रीजन बिहाइंड उस टाइम पे हैंडमेड चीजें हम ज्यादा बनाते थे, मतलब जो हमारा प्रोडक्शन था वो हैंडमेड चीज़ों का ज़्यादा था क्योंकि इंडिया के अंदर मशीनरी उतनी ज़्यादा नहीं थी. हम बहुत बेसिक मशीन्स यूज़ करते थे और टेक्नोलॉजी के बारे में अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी के फील्ड में हम उतना आगे नहीं थे. दैट वाज द मेन रीज़न कि हमारे पास हैंडमेड चीज़ें ज़्यादा थी और हैंडमेड चीज़ों में जो वर्क हो रहा था वो कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल, मेटल एंड प्रीशियस स्टोन, इस टाइप की चीज़ों के थ्रू हम प्रोडक्ट बनाया करते थे. लेकिन ये प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड लेवल पे बहुत ज़्यादा फेमस थे, एक रेपुटेशन थी हमारी इस चीज़ में. इसके पीछे रीज़न ये था कि इसके अंदर जो मटेरियल यूज़ होता था उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, इसलिए लोग इसको पसंद करते थे. तो इसलिए हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर की जो एक कंडीशन थी वो ओवरऑल ठीक थी, इतनी बेकार नहीं थी, बट हम उतने अच्छे लेवल पर नहीं थे. देन आगे हम बात करें तो जब कॉलोनियल पीरियड आ गया, जब कॉलोनियल पीरियड आया, जब ब्रिटिश ने इंडिया पर रूल किया तो उस टाइम पे वो हमारी इंडस्ट्री के लिए, इंडस्ट्री सेक्टर के लिए सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी लेकर आए. इस सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का सीधा सीधा ये था कि ब्रिटेन में वो इंडस्ट्री उनकी बन रही थी, इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ हो रही थी, बट अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर कोई ग्रोथ नहीं हो रही थी, बल्कि इंडिया को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था. अब एक्सप्लॉइट किन किन चीज़ों के थ्रू कैसे किया जा रहा था, तो फर्स्ट पॉइंट में जैसे कि आप देख रहे हैं टू एक्सप्लॉइट इंडियाज वेल्थ ऑफ रॉ मटेरियल एंड प्राइमरी प्रोडक्ट्स. ठीक है, तो इंडिया को जो एक्सप्लॉइट किया जा रहा था वो इसके थ्रू किया जाता था कि इंडिया की जो वेल्थ थी रॉ मटेरियल के नाम पर एंड आपकी जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स है, प्राइमरी प्रोडक्ट्स में अगर हम बात करें जो भी हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड थे, जैसे कि कॉटन हो गया, आपका शुगर हो गया, सिल्क हो गया, इंडिगो, जूट, इस टाइप के जो हमारे प्राइमरी प्रोडक्ट्स रॉ मटेरियल थे उनको लेकर एक्सपोर्ट किया जा रहा था. कहाँ पर? ब्रिटेन में. और ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के रिवोल्यूशन जो हो रहा था उसकी जो नीड थी उनको फुलफिल किया जा रहा था इसके थ्रू. ठीक है, एंड आपका सेकंड पॉइंट ये कहता है कि सेकंड पॉइंट में एक्सप्लोइट किया जाता है कि इंडिया का जो मार्केट था उसको यूज किया जा रहा था किसके लिए, जो ब्रिटेन में बनी हुई चीजें थी,
जो प्रोडक्ट्स थे, जो आपके फिनिश्ड गुड्स थी, उनको बेचने के लिए कि इंडिया को कंज्यूमर बनाया जा रहा था, ठीक है? तो एक पोटेंशियल मार्केट की तरह यूज़ किया जा रहा था इंडिया को। तो इन 2 तरीकों से क्या हम कर रहे थे, एक्सप्लॉइट कर रहे थे हम लोगों को कौन? ब्रिटिश। देन आफ्टर दैट क्या हुआ, जब हमें इंडिपेंडेंस मिलने के बाद ये रहा कि जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास तो यही थी, तो इसकी जो कंडीशन थी बहुत बेकार हो गई। और कंडीशन बेकार होने के जो रीजंस रहे, वो रीजंस ये थे कि जो टैरिफ पॉलिसी लगाई थी ब्रिटेन ने अपने अंडर, जो टैरिफ पॉलिसी लगाई थी, उसकी वजह से भी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई। इसका रीज़न ये हुआ कि जब हम रॉ मटेरियल को ब्रिटेन में भेज रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उस टाइम पे तो फ्री टैरिफ था। एंड जब वहाँ से फाइनल गुड्स जो आ रही थी, जो वहाँ पे मशीन से बने हुए प्रोडक्ट्स जब आ रहे थे, उनके लिए भी फ्री टैरिफ था। लेकिन जब हम बात करते हैं हैंडीक्राफ्ट, मतलब हैंडमेड जो प्रोडक्ट्स है, जो इंडिया के, जो डोमेस्टिक मार्केट में जो प्रोडक्ट बन रहे थे, जब उनको हम इंटरनेशनल लेवल पर या फिर अपनी कंट्री से बाहर हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, तो उस टाइम पे उन पे हाई ड्यूटी लगाए, चार्जेस लगाए जाते थे, टैरिफ बहुत ज़्यादा लगाया जाता था, जिसकी वजह से पॉसिबल नहीं हो पाता था कि बाहर की मार्केट उन चीज़ों की डिमांड करे उस लेवल पे, ठीक है? और सेकेंड थिंग ये भी था कि उस टाइम पे जितने भी जो प्रोड्यूस कर रहे थे, जो भी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के अंदर वर्क कर रहे थे, उन प्रोड्यूसर्स को जो रॉ मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा महंगा मिल रहा था। मतलब इतना ज़्यादा उसका प्राइस हाई कर दिया था, क्योंकि ये लोग तो सारा का सारा बाहर भेज रहे थे। तो इसलिए उस चीज़ की कमी होने की वजह से उनको और भी ज़्यादा क्या हाई प्राइसेस पे बेचते थे, जिसकी वजह से उस ओवरऑल प्रोडक्ट की वैल्यू है, जो कॉस्ट है, वो बहुत ज़्यादा हो जाती थी। और ये बहुत बड़ा रीज़न रहा कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है वो ख़त्म होने लग गई धीरे धीरे। एंड देन उसके बाद हम बात करते हैं कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स। तो इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, वो हैंडमेड चीज़ें बनाती थी या फिर छोटे मोटे टूल्स वगैरह यूज़ करके बनाती थी। लेकिन जो ब्रिटेन से जितने भी प्रोडक्ट आ रहे थे, वो सारे मशीन मेड थे। तो इसमें एक फाइन क्वालिटी अलग आती है, बनी हुई क्वालिटी, मतलब जो चीज़ें होती हैं वो। एंड दूसरी बात, उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मशीन के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा आप चीज़ों को बना सकते हो। लेकिन जब हम बात करते हैं हैंडमेड की, तो हैंडमेड की क्वांटिटी बहुत कम होती है, क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो ये भी रीज़न था। और दूसरी चीज़ ये कि मशीन मेड जितने प्रोडक्ट थे, उनकी जो कॉस्ट थी वो कम पड़ती थी, तो इसलिए वो हमारे बाज़ारों में बहुत ज़्यादा फैल गए। मतलब हमारा जो डोमेस्टिक मार्केट था, उसके अंदर मशीन मेड प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होने लग गई। एंड थर्ड रीज़न ये रहा कि इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया। इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया रेलवेज को। जब इंडिया में रेलवेज आया, तो क्या हुआ कि जो दूर दूर जगहें थी, जो मतलब गांव जैसे विलेजेस थे, आपके डिस्ट्रिक्ट थी छोटी मोटी, वहाँ 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 तक मशीन मेड प्रोडक्ट्स को पहुंचाया गया। और जब वो चीज़ें पहुंच गई, वो एक लो प्राइस से मिला, तो उस चीज़ की डिमांड बढ़ गई। और जो हाई प्राइस पे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स थे, उनकी डिमांड कम होने लग गई। ये बहुत बड़ा रीज़न रहा कि हैंडीक्राफ्ट जो इंडस्ट्री है, वो धीरे 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 ख़त्म होने लग गई। और इसके जितने भी वर्कर्स थे, वो सारे के सारे अलग सेक्टर्स में जाने लग गए अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सेकंड इसका एक रीज़न रहा कि जो मॉडर्न इंडस्ट्री का जो ग्रोथ मॉडल था, वो बहुत ज़्यादा स्लो था, ठीक है? तो जो मॉडर्न इंडस्ट्री थी, वो उतनी अच्छे लेवल पे आ ही नहीं रही थी इंडिया के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी इन लोगों ने क्या क्या हुआ था, रूल किया हुआ था। तो उस टाइम पे क्या, अंडर सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, मतलब 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में तो कॉटन एंड जूट से रिलेटेड मिल्स वगैरह बननी स्टार्ट हुई थी, कि उनके लिए थोड़ा का मशीनरी लेवल पे वर्क करना स्टार्ट हुआ था। देन उसके बाद 20th की बिगनिंग में, जब 20th सेंचुरी स्टार्ट है, उस टाइम पे आयरन स्टील इंडस्ट्री आई। तो उसमें सबसे पहली जो आपकी इंडस्ट्री थी जो आई, वो थी टिस्को, द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ये वाली कंपनी सबसे पहले आई थी। एंड तो ये कंडीशन रही आपकी किस टाइम पे, ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम पे इंडस्ट्रियल सेक्टर की। फॉरेन ट्रेड की जो कंडीशन थी बिफोर कॉलोनियल पीरियड, हम एशियन टाइम से ही ट्रेडिंग के लिए काफ़ी फेमस रहे हैं। मतलब ट्रेडिंग की कंडीशन काफ़ी अच्छी थी। इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था, वो काफ़ी अच्छे लेवल पे एक्सपोर्ट करता था। एंड सेकेंड थिंग, हमारी जो हैंडमेड चीज़ें थी, उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड भी थी इंटरनेशनल लेवल पर। बट
जैसे ही कॉलोनियल पीरियड की स्टार्टिंग हुई तो उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ रिस्ट्रिक्टेड पॉलिसीज थी वो बनाई और उसकी वजह से कमोडिटी प्रोडक्शन पर, ट्रेड पर, टैरिफ पर इफेक्ट पड़ा और कॉलोनियल पीरियड के टाइम पर क्या हुआ कि रिस्ट्रिक्टेड पॉलिसीज बनाई कमोडिटी प्रोडक्शन के लिए, ट्रेड के लिए एंड टैरिफ के लिए। इन पॉलिसीज की वजह से जो फॉरेन ट्रेड था इंडिया का उस पर काफी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, अफेक्ट हुआ उसका स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड वॉल्यूम। तो इन सब चीजों के चलते जो आफ्टर कॉलोनियल पीरियड जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा पुअर थी फॉरेन ट्रेड की, क्योंकि उसका ग्रोथ रेट जो था वो बिल्कुल भी नहीं था, ग्रोथ हुई ही नहीं थी। और इसके पीछे जो रीजंस हैं वो इस तरह से हैं। फर्स्ट रीजन जो है, एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। मतलब कॉलोनियल पीरियड की वजह से जो इंडिया है पूरा टाइम क्या रहा, एक प्राइमरी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री बन गई, जिसके अंदर आपका सिल्क, कॉटन, वुलन, शुगर, इंडिगो, जूट, इस टाइप के जो हमारे प्राइमरी प्रोडक्ट्स है, जो रॉ मटेरियल थे, वो सारे के सारे क्या एक्सपोर्ट हो रहे थे। एंड सेकंड थिंग, इंपोर्ट हम कर रहे थे ब्रिटेन कंट्री से, ब्रिटेन से इंपोर्ट कर रहे थे और वो फिनिश गुड्स थी जिसके अंदर जो हमारा रॉ मटेरियल था उससे बनी हुई मशीनरी चीजें हम यूज कर रहे थे, जैसे कि हमारा जो कॉटन क्लोथ्स हो गए, आपके सिल्क क्लोथ्स हो गए, वूल क्लोथ्स हो गए, तो ये सारी चीज़ों का हम क्या कर रहे थे, इम्पोर्ट कर रहे थे। एंड देन इसके साथ ही साथ हम कुछ लाइट मशीनरी प्रोडक्ट भी थे उनका भी इम्पोर्ट कर रहे थे जो ब्रिटेन की फैक्ट्रीज में बने हुए थे। देन सेकेंड जो रीजन चाहता है, सेकेंड रीजन है आपका ब्रिटेन्स मोनोपोली कंट्रोल। ब्रिटेन ने क्या किया कि पूरी की पूरी जो हमारी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का पूरा फंक्शन था उसके ऊपर अपनी मोनोपोली की, अपना कंट्रोल कर लिया पूरा, इतना ज्यादा कंट्रोल किया कि आधे से ज्यादा जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन के साथ ही होता था। इसके फर्दर कुछ ही कंट्रीज थी जिनके साथ हो रहा था, जस्ट एग्जाम्पल फॉर चाइना के साथ हुआ, श्रीलंका के साथ और ईरान के साथ। ये तीन कंट्रीज ऐसे थे जिनके साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट चल रहा था, लेकिन फर्दर बाकी सब सब बंद हो चुके थे, सिर्फ ब्रिटेन के साथ ही वो चल रहा था। एंड इसके फर्दर जब स्विस कैनाल की ओपनिंग हुई 1869 में, तो वो कंट्रोल और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया फॉरेन ट्रेड पर, किसका, ब्रिटेन गवर्नमेंट का। एंड आफ्टर दैट थर्ड नंबर पे आता है ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ। जब इंडियाज की वेल्थ की बात करते हैं, क्योंकि इंडिया हमेशा से एक रिच कंट्री रहा था एशियन टाइम में, बट जैसे ही कॉलोनियल पीरियड की स्टार्टिंग हुई उस टाइम पे इंडिया को इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया गया जस्ट बिकॉज उनका जो रॉ मटेरियल था वो बहुत अच्छा था और बहुत सारी क्वालिटीज़ थी। तो इस टाइम पीरियड में इंडिया की वेल्थ को इस तरह से ड्रेन किया गया कि इंडिया का पूरा फॉरेन ट्रेड है वो, उसकी ग्रोथ रुक गई। तो इस टाइम पे ये कंडीशन हो गई थी कि जो डोमेस्टिक मार्केट होते हैं उसके अंदर भी जो बिल्कुल एसेंशियल कमोडिटीज होती हैं, जैसे फूड ग्रेन हो गए, आपकी केरोसिन ऑयल हो गया, तो इस टाइप की चीजें भी अवेलेबल नहीं थी। इवन जो हम एक्सपोर्ट कर रहे थे ब्रिटेन को, उससे रिलेटेड जो मनी आती थी, चाहे वो सिल्वर हो, गोल्ड हो आपका, या फिर आपका डॉलर्स वगैरह हो, वो सारे का सारा अमाउंट जो है वो ब्रिटेन अपनी ही एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लगा लेता था और साथ में जो वॉर वगैरह होते थे उसमें वो सारी चीज़ें यूज होती थी। इंडिया की इंडिया की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए उनमें से किसी भी चीज़ का यूज नहीं होता था। तो इस तरह से सारी की सारी क्या हुआ, इंडिया की वेल्थ को ड्रेन किया गया। और ये रीजंस, आगे हम बात करें अगर डेमोग्राफिक कंडीशन की, तो अब डेमोग्राफिक कंडीशन की ये थी कि जब ब्रिटिश इंडिया आए तो उन्होंने फर्स्ट टाइम जो सेंसस कराई वो 1881 में करवाई। एंड 1881 से लेके 1921 तक ये हमारा फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन था। देन आफ्टर दैट सेकंड जो स्टार्ट हुआ वो 1921, यहाँ से सेकंड स्टेज स्टार्ट हुई थी। एंड आफ्टर दैट अगर हम बात करें कि पॉपुलेशन ग्रोथ या ग्रोथ रेट कैसी थी, कितना ग्रो की, तो ओवरऑल तो कुछ ऐसा था नहीं कि बहुत ज़्यादा कोई ग्रोथ की हो। अराउंड 1.2% पॉपुलेशन जो ग्रोथ रेट थी वो इतनी थी, 1.2% थी। एंड देन फर्दर अगर हम बात करें कि आफ्टर कॉलोनियल पीरियड क्या कंडीशन थी, इंडिपेंडेंस के टाइम पर क्या कंडीशन थी डेमोग्राफिक की, तो डेमोग्राफिक कंडीशन कुछ इस टाइप से की, जो लिटरेसी रेट थी, जो हमारा लिटरेसी रेट था वो बहुत ही कम था, अराउंड 16%। एंड फीमेल लिटरेसी रेट की हालत तो और भी ज़्यादा खराब थी, जो कि बिलो थी 70% से। एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो वो 44 ईयर
से भी कम थी, बल्कि आज के टाइम में अगर हम बात करें तो अराउंड 66% थी। इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एजुकेशन सेक्टर पे कोई काम नहीं कर रहा था, कोई भी इस चीज़ के लिए वर्क ही नहीं कर रहा था, क्योंकि किसी को भी वेलफेयर की परवाह ही नहीं थी। एंड सेकंड थिंग, वहाँ पर हेल्थ के लिए जो हॉस्पिटल्स वगैरह हैं या फिर हेल्थ सेक्टर जो, उसके लिए बिल्कुल भी वर्क नहीं हो रहा था। कोई भी ये नहीं देख रहा था कि लोग इतनी जल्दी क्यों उनकी डेथ हो रही है। उस टाइम पे जो बीमारियां हैं वो बहुत ज़्यादा फैल रही थी, और इसका बहुत बड़ा रीज़न था कि वहाँ पर डेवलपमेंट के लिए या फिर हम बोले ग्रोथ के लिए कुछ काम नहीं हो रहा था इस लेवल पे भी कि लोगों को वेलफेयर भी अच्छे से किया जाए। देन हम बर्थ रेट की अगर बात करें और डेथ रेट की बात करें, ये भी बहुत ज़्यादा लो थी, सॉरी बहुत ज़्यादा हाई थी। एंड आफ्टर दैट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की अगर बात करें तो 218 पर थाउजेंड थी, और बल्कि आज के टाइम में अगर हम कंपेयर करें तो 63 पर थाउजेंड है। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस था तब की सिचुएशन में अब की सिचुएशन में। आगे हम बात करें अगर ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में जो हमारे सेक्टर्स हैं, जैसे सर्विस सेक्टर था हमारा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था, एग्रीकल्चर सेक्टर था, इन पर कुछ इस तरह से पूरा का पूरा एम्प्लॉयमेंट था कि 70 से 75% तक लोग आज भी एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर डिपेंड थे। मैन्युफैक्चरिंग पे 10% थे और सर्विस सेक्टर पे कितने थे, 20% थे। एग्रीकल्चर पे इतने ज़्यादा इसलिए थे क्योंकि उस टाइम पे हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग या जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो बंद हो चुका था। एक तरह से उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट जो इंडस्ट्री थी वो बिल्कुल चल नहीं रही थी। तो इसलिए एग्रीकल्चर पे और भी ज़्यादा लोगों का क्या हुआ कि एम्प्लॉयमेंट के लिए ज़्यादा इंटरेस्ट आया, ज़्यादा ज़्यादा भीड़ आई। देन लास्ट हम बात करते हैं स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ, क्योंकि उस टाइम पे कहने को रीज़न तो अलग था, उनका बिहाइंड रीज़न समथिंग एल्स था, उनका मोटिव अलग था कॉलोनियल गवर्नमेंट का, कि वो इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर कर रहे थे क्योंकि ताकि उनको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में ईजी रहे। ठीक है, तो उस टाइम पे उन्होंने रेलवेज हो गया, पोर्ट हो गया, वाटर ट्रांसपोर्ट, पोस्ट, टेलीग्राफ, इस तरह की चीज़ें डेवलप की थी। एंड इस डेवलपमेंट में सबसे पहले अगर हम रोड्स की बात करें तो रोड्स इस तरह से की गई थी कि वो लोगों के लिए नहीं थी स्पेशली, वो सिर्फ इसलिए थी ताकि वो उन उन रोड से उन सारे जो प्रोडक्ट हैं उनको वहां तक पहुंचाया जा सके, दूर दूर डिस्ट्रिक्ट या विलेजेस वाले एरिया में, और वहां से जो रॉ मटेरियल वगैरह है वो लेके आया जा सके। बस ये एक रीजन था रोड डेवलपमेंट के लिए, और ये रेनी सीजन में तो इसकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती थी। एंड देन उसके बाद अगर हम बात करें रेलवेज की, तो रेलवेज को इंट्रोड्यूस किया था 1850 में। ठीक है, और इसका ऑपरेशन स्टार्ट हो गया था 1853 में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा ब्रिटिशर्स का, एक बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि वो एक बड़े लेवल पे करना चाहते थे एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ताकि जो लॉन्ग डिस्टेंस जो भी जोग्राफिकल जो रीजंस है या कल्चरल जो बैरियर्स आ रहे थे वो सारे के सारे हट जाएं। तो इसलिए इससे क्या, कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर में जो कमर्शलाइजेशन था उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प हुई। ठीक है, एंड इसलिए रेलवेज का उन्होंने किया था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ से वहाँ ले जाएं, और आगे वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट भी डेवलप किए गए थे। ये वाटर वेज जो थे और जो एयर ट्रांसपोर्ट थे, ये दोनों ही कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए किए गए थे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो कमर्शलाइजेशन कर सके अपनी चीज़ों के लिए। एंड ये जो आपका एयर ट्रांसपोर्ट है ये टाटा एयरलाइंस के थ्रू किया गया था। देन नेक्स्ट है आपका कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मेन मकसद ये था कि वो मेंटेन करना चाहते थे लॉ एंड ऑर्डर पूरी इंडिया के ऊपर। तो इसलिए ये मेन मेन रीज़न यही था कम्युनिकेशन को डेवलप कराने का। एंड मॉडर्न पोस्टल सिस्टम जो स्टार्ट हुआ था इंडिया में वो 1837 में हुआ था, और फर्स्ट जो टेलीग्राफी लाइन ओपन हुई थी वो 1857 में हुई थी। तो ये सारी चीज़ें थी, और इस तरह से ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है।